जी सभी को नमस्कार। हम लोग जो है पिछला वीडियो एनपीओ का शुरू किए थे, बनाए थे, स्टार्ट किए थे। तो वो जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था जिसमें कुछ बात समझ में आया होगा, उसमें क्या क्या बात था। बात ये था कि भाई एनपीओ क्या है, आखिर एनपीओ होता क्या है, ये बात समझिएगा कि नहीं समझिएगा। तो उस वीडियो में है। और उस वीडियो में क्या है कि जैसे यहाँ भी क्लास 12th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्लास 11th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, तो दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क समझेंगे कि नहीं समझेंगे तो उस वीडियो में है। और जो है एक तीसरा चीज़ उसमें था कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बाकियों का होता है, यानी एक प्रॉफिट मेकिंग फर्म का, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उसमें क्या क्या आता है, और जो एनपीओ का यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें क्या क्या आता है। आज जो है हम लोग उसमें से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले ब्रैकेट में ज़रा एक बात लिखना चाहते हैं कि इट इज़ जस्ट क्या लाइक किसकी तरह है भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह है। मालूम नहीं कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं नहीं मालूम, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी वीडियो आएगा, बाद में आएगा। फिलहाल जो है इस बात को समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। देखिए साहब, पैसा कहाँ से आ रहा है और कितना कितना आ रहा है। आई रिपीट, पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, और पैसा कहाँ जा रहा है, कितना कितना जा रहा है। इसको एक शीट में बना लेना, रिकॉर्ड कर लेना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। समझ में आ गया बात। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस उद्देश्य से बनाया जाता है, उसी उद्देश्य से एनपीओ भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, जिसका नाम कुछ और है। उसका नाम है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जो है हम लोग बात को थोड़ा सा दूर से पकड़ते हैं, देखिए कितना बढ़िया समझ में आएगा। देखो ज़रा, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो समझ में आया कि भाई कैश जो है आता है जाता है, वो सब हुआ। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये जो आप कैश 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 कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बात समझ में आता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इतना कैश 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 बैंक बैंक क्यों कर रहा है, इस बात को समझिए। देखिए ज़रा, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमको मालूम है कि ये किस उद्देश्य से बनाया जाता है। ये जो है सेवा भाव से बनाया जाता है। लेकिन फिर भी आप हमको एक बात बताइए कि जो एनपीओ है वो दो चीज़ों के अलावा क्या तीसरी चीज़ भी प्रोवाइड कर सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई आदमी दो ही चीज़ दे सकता है, या तो जो है गुड्स दे सकता है या फिर सर्विसेज दे सकता है। बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, एक तीसरा चीज़ भी होता है जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उसको इसी में मान के चलिए कि वो भी इसी में है, ठीक है। तो एनपीओ किसी भी पर्पस से बनाए, किसी भी पर्पस से, ये दो चीज़ देगा या दोनों में से कोई एक चीज़ देगा। बोलिए हाँ कि ना। तो या तो गुड्स प्रोवाइड करेगा या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब हमको एक बात आप बताइए, एक बात हमको बताइए कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो क्या उसका कुछ कॉस्ट, उसका कुछ लागत, कुछ खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बात प्रॉफिट से नहीं समझ में आएगा, बात समझ में आएगा कॉस्ट से। देखिए इसको ऐसे कर देते हैं, ये बात जो है वो कॉस्ट से, ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, ओहो, बात जो है कॉस्ट से समझ में आएगा कि भाई एनपीओ का जो है वो लागत, कुछ लागत पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा। एग्जाम्पल देखिए, एनपीओस का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओस का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। देखो, हम लोग बात करते हैं ऑर्फन एज के बारे में। ऑर्फन एज, हम लोग बात करते हैं ओल्ड एज होम के बारे में। हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में। हम लोग जो है बात करते हैं किसके बारे में, टेम्पल्स के बारे में। और भी कई सारा चीज़ हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ETC लिख देते हैं, मतलब कि एक्सेट्रा नहीं, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। चलिए ठीक है।
ऑर्फनेज क्या है? अनाथ आश्रम। ओल्ड एज होम क्या है? वृद्ध आश्रम, वृद्धाश्रम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आप जानते हैं, टेम्पल्स आप जानते हैं, चलिए ठीक है। एक ऑर्फन एज, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं रहे या जिनके माँ बाप का अता पता नहीं है, ऑर्फन एज वैसे बच्चों का पालन पोषण करता है, उनको बड़ा करता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अनाथ आश्रम के सारे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी अपने शहर के या अपने गांव के अनाथ आश्रम में जाएंगे तो बच्चा तो भरा रहता है वहाँ। ऐसा तो है नहीं कि सबको कोई ना कोई अडॉप्ट करके ले गया है, अनाथ आश्रम खाली हो गया है क्या? ऐसा नहीं है। तो ऑर्फन एज में जब आप जाएंगे अनाथ आश्रम में, कई सारा अनाथ आश्रम है, तो बच्चा तो भरा रहता है, तो उस बच्चा को बड़ा करने का जिम्मेदारी ऑर्फन एज का। उसको जो है वक्त के साथ जो है कपड़ा भी चाहिए, जूता भी चाहिए, घड़ी भी चाहिए, उसको जो है बाल भी कटाता होगा, नाखून भी बनाता होगा, बड़ा होता होगा तो दाढ़ी भी बनाता होगा, वो खाना खाता होगा कि नहीं खाता होगा? खाता। तो यानी कि भले ऑर्फन एज है, ओल्ड एज होम क्या है? वृद्धाश्रम। क्या बूढ़े लोगों को लर्निंग नहीं दी जाती है क्या? अच्छा, ऑर्फन एज में एजुकेशन भी दिया जाता है, उसका भी कुछ खर्चा लगता है। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में भी उनको रेज किया जाता है, बड़ा किया जाता है, बड़ा टिल डेथ, यानी रेज टिल डेथ, उनकी मृत्यु तक उनको बड़ा किया जाता है। कई सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, उनका खाने का खर्चा लगता है, कपड़ों का खर्चा लगता है, बहुत सारा। उसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5 रुपया के पर्ची में बहुत सारा दवाई आ जाता है, प्लस आपका इलाज करता है तो पैसा भी नहीं लेता है, 5 रुपया 10 रुपया लेता है। तो इलाज करने वाला जो वहाँ डॉक्टर है वो मुफ्त में इलाज नहीं कर रहा। पेशेंट का, गरीब पेशेंट का मुफ्त में इलाज भले हो रहा हो, लेकिन जो डॉक्टर है उसको तो पैसा मिलता ही है। जो दवाई पेशेंट को दिया जा रहा है उसका पैसा तो लग ही रहा है, वो फ्री नहीं है, पैसा उसका लग रहा है। कोई ना, आप नहीं पे कर रहे हैं, कोई ना कोई पे कर रहा। समझ रहे बात को? उसी तरीके से टेम्पल्स है। अच्छा, टेम्पल्स को, मंदिरों को अगर मेंटेन करके नहीं रखेंगे, वहाँ की सफाई नहीं रखेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं करेंगे, हर साल अपडेट नहीं करेंगे, तो क्या मंदिर चलेगा? द आंसर इज नो, नहीं चलेगा। तो यानी कि कोई सा भी एनपीओ हो, किसी भी पर्पस के लिए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस, बताइए खर्चा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? खर्चा लगता होगा। मतलब कि ऑर्फन एज हो, ओल्ड एज होम हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, टेम्पल हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, खर्चा जो है लगता है, कॉस्ट लगता है। तो अगर कॉस्ट लगता है तो कैश का अगर आउटफ्लो है, यानी एक बोरा में पैसा अगर सिर्फ निकालते जाओगे तो उस बोरा में पैसा ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक बात को समझिए कि अगर कभी कैश का आउटफ्लो है तो कैश का इनफ्लो भी होगा। यानी कि एक एनजीओ को या एक एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, कहीं ना कहीं से पैसा आता भी है और कहीं ना कहीं पैसा लगता भी है। तो इसी का हिसाब किताब करने के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाता है। मतलब कि अगर इसको सिर्फ ये कह दे कि भाई देखो पैसा का हिसाब किताब करने के लिए जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, तो ऐसे बात नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मन में ये आएगा ना कि भाई प्रॉफिट से जब मतलब नहीं है तो बीच में पैसा क्यों आ रहा। तो पैसा इसीलिए आ रहा है कि भाई इस सब का कॉस्ट लगता है, और कॉस्ट लगता है तो कोई ना कोई पैसा किसी न किसी जरिए से पैसा आ रहा है। तो क्योंकि पैसा आ रहा है और पैसा जा भी रहा है, तो क्या पैसा का होली मचा दें, छितिर बितिर कर दें? द आंसर इज नो, नहीं। तो हम लोग उसका क्या करेंगे? हिसाब रखेंगे, और हिसाब रखने के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या बात आएगा, जस्ट अभी समझेंगे। देखिए मेरे साथ, देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बन रहा है। बस एक तो ऐसे लाइन खींच दीजिए और ऐसे जो है बीच में से ऐसे, देखिए बन गया। और कुछ नहीं करना है, बस एक तरफ लिख दीजिए क्या, रिसिप्ट्स, और एक तरफ क्या लिखाएगा? कोई रॉकेट साइंस है क्या? द आंसर इज नो। एक तरफ लिखा जाएगा पेमेंट्स, बस यहाँ पे लिख दो रुपीज़ और यहाँ पे भी लिख दो रुपीज़। रुपीज़ नहीं मतलब रुपीज़ का साइन है, इतना कर देना है, बन गया क्या? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। जितना भी रिसिप्ट होगा
इस तरफ, जितना भी पेमेंट होगा इस तरफ, और कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है, लास्ट में बैलेंस कर देना, कुछ नहीं करना है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को बनाते वक्त दो चीज़ों का सावधानी, दोबारा सुनो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को बनाते वक्त दो चीज़ों का सावधानी नहीं रखना है। सावधानी रखेंगे तो गलती हो जाएगा। क्या सावधानी नहीं रखना है? अगर कोई पेमेंट पिछले साल से संबंधित है, अगर कोई पेमेंट आने वाले यानी अपकमिंग ईयर से संबंधित है, तो क्या वो यहाँ नहीं लिखाएगा? ऐसा नहीं है, वो भी यहाँ लिखाएगा। अगर सावधानी रख लिए कि सिर्फ इस साल का खर्चा, इस साल का पेमेंट यहाँ लिखो, तो गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहला बात सावधानी वाला हम लोग करने जा रहे हैं। सावधानी में क्या रखना है कि कोई भी पेमेंट, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे इसको ऐसे कर देते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो अपकमिंग ईयर से रिलेटेड हो, क्या उसको नहीं लिखने का गलती करना है? द आंसर इज़ नो। उसको लिखना है, पिछला हो, इस साल का हो, आने वाले साल का हो, कुछ भी हो। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर पेमेंट की तरफ का बात कर रहे हैं तो एक बात और बताओ, क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड होगा। यानी कि इन्हीं दो चीज़ों का सावधानी आपको नहीं रखना है। सावधानी रखना है कि सावधानी नहीं रखना है, समझ रहे हैं बात को? उसी तरीके से रिसिप्ट्स के साइड का अगर बात करो तो कोई रिसिप्ट करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या अपकमिंग ईयर का हो, उसको भी रिकॉर्ड करना है, तीनों को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं सेम। अच्छा, इसका अगर बात करो कि कोई रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, क्या दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं सेम। जब इतना बात समझ में आ गया है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का नियम कानून तो आप समझ गए हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है? सिर्फ यही देखना है ना कि भाई रिसिप्ट्स आखिर क्या क्या होता होगा, एक एनपीओ को क्या क्या कैची कैची का पैसा आता होगा, और एक एनपीओ कहाँ कहाँ अपना पैसा खर्चा करता होगा। ज़रा तुरंत इस बात को देख लीजिए। देखिए सर, इंतज़ार का घड़ी हो चुका है ख़त्म। ये देखिए कि एनपीओ को, ये किस चीज़ के लिए है? ये एनपीओ के लिए है। एनपीओ को पैसा कहाँ से कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ जाता है? देखिए, हम लोग जितना लिख सकते थे उतना हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा भी और कुछ होता। लेकिन क्या है कि इसके अलावा जितना चीज़ है उसमें आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो वर्ड है ये जनरली आप जो दूसरा जो प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स का, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जनरली उसमें ये सब वर्ड्स, ये सब शब्दावली यूज़ नहीं होती है। तो इसीलिए सबको लगता है कि पता नहीं एनपीओ के चैप्टर में ये सब क्या क्या दे रखा है। तो बस इसको समझना है और कुछ नहीं है। देखो ज़रा, एनपीओ को चलाने का, किसी एनजीओ को खोलने का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, उसका जब गठन होता तो उसका खर्चा लगता है, आप समझ चुके हैं। खर्चा लगता है तो पैसा कहाँ कहाँ से आता होगा? देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम लोग क्या कहे हैं, ये कैश का हिसाब रखने के लिए बनाया गया। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है मालूम है? पिछले साल का जो कैश, एनपीओ में पिछले साल का जो कैश है जो कि बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, आई डोंट केयर, नोबडी केयर्स, उसको यहाँ पर ऐसे लिख देना है टू ओपनिंग बैलेंस या फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई तकलीफ नहीं है। किसी तरीक़ा का स्पोर्ट्स क्लब खोलते हैं, योगा क्लब खोलते हैं, इंटरटेनमेंट क्लब खोलते हैं, तो जनरली ऐसा चीज़ों का जो गठन है, कोई छोटा मोटा जिम खोलते हैं, तो ये सब चीज़ों का जो गठन है वो एनपीओ में ही किया जाता है। हेल्थ सेंटर, योगा सेंटर, फिटनेस सेंटर, बहुत कुछ होता, टेनिस वाला हो गया। तो ऐसा चीज़ों का जो गठन है एनपीओ के अंडर में ही होता है, एनपीओ के नाम से ही होता है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। और अगर उसको एकदम फ्री कर देंगे, एकदम फ्री कि भाई 1 रुपया नहीं लगेगा,
तो हो सकता है कि 1-2 करोड़ लोग जो है साल भर में भीड़ लगा दें। उतना तो आप होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, उतना कैपेसिटी को, उतना लोगों को आप सर्व करने के सक्षम हैं क्या? नहीं है। तो आप क्या करते हैं, कोई एडमिशन या एंट्रेंस फीस रख देते हैं कि भाई जो एडमिशन फ़ीस देगा, जो एंट्रेंस फीस देगा, उसको अंदर आने मिलेगा। समझ गए बात को? तो जब एडमिशन का और एंट्रेंस का पैसा आता है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। कोई तकलीफ है क्या? कोई परेशानी नहीं होगा इसमें। आगे देखो, एक बार एडमिशन का पैसा दे के क्या मतलब मरने तक वहीं पड़े रहेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, सब्सक्रिप्शन लगा देता है लोग। नेटफ्लिक्स शुरू में फ्री देता है, अमेज़ॉन प्राइम शुरू में 1 आध महीना शायद फ्री देता है, ट्रायल देता है, उसके बाद पैसा लेता है कि नहीं लेता है? एंटरटेनमेंट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए पैसा लगता है कि नहीं? तो पैसा लगता है, तो उसको भी सब्सक्रिप्शन ही कहते हैं। तो यहाँ भी उसको सब्सक्रिप्शन ही कहते हैं कि भाई अगर इस फिटनेस सेंटर से, इस NGO से, इस फलाना से, जो भी हो, जुड़े रहना है तो सब्सक्रिप्शन लगेगा। चाहे तो तुम एनुअल सब्सक्रिप्शन दो, चाहे तो तुम मंथली दो, चाहे तो तुम क्वार्टरली दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये लोग पैसा मांगते हैं। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन। अच्छा, हर महीने पैसा कट जाएगा तो अखड़ेगा कि नहीं अखड़ेगा? खराब लगता। तो कई लोग क्या करता है, लाइफ टाइम के लिए पैसा दे देता है। पैसा इसमें ज़्यादा लगता है, लाइफ टाइम के लिए एक बार कि लो जोड़ के इतने लाख रुपए ले लो, हम निश्चिंत हो गए, अब मरने तक हम यहीं पड़े रहेंगे, रोज आएंगे। समझ गए बात को? ये समझ गए, ये समझ गए। ये देखो, जो फिटनेस सेंटर नहीं है, योगा सेंटर नहीं है, हेल्थ क्लब्स नहीं है, जिम्स नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब नहीं है, तो फिर क्या है? कोई ऑर्फन एज होगा, कोई सरकारी अस्पताल होगा, कोई ओल्ड एज होम होगा, वृद्धाश्रम, और कुछ होगा। तो ऐसा क्या एडमिशन फ़ीस लगाता है क्या? उसमें एडमिशन फ़ीस तो होता नहीं है। बच्चा का जो अनाथ आश्रम है, बूढ़ों का जो वृद्धाश्रम है, उसमें कोई एंट्रेंस फ़ीस है क्या? कोई इंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन लेता है क्या? कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है क्या? नहीं। वो सब कैसे चलता है? तो वो सब चलता है जनरल डोनेशन से। जनरल डोनेशन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा डोनेशन, एक ऐसा पैसा हमको मिला है, यानी NPO को मिला है, जिसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी मतलब कि स्मगलिंग नहीं करना है। पैसा यूज़ तो जनरली वहीं कर सकते हैं जिस उद्देश्य के लिए इस NPO का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है। समझ गए? लेकिन एक स्पेसिफिक यूज़ नहीं बताया गया है कि भाई 5-6 काम अगर हम लोग करते हैं तो ये फलाने वाले काम के लिए ही पैसा यूज़ करना है। अगर वैसा बात रहेगा तो उसी डोनेशन को स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर पैसा दिया गया है लेकिन उसका यूज़ नहीं बताया गया है कि हम चाहते हैं कि मेरा फलाना ही जगह में यूज़ हो पैसा, या मेरे फलाने ही काम में ये पैसा यूज़ हो, अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो जनरल डोनेशन। रेस्ट्रिक्शन है पैसे के यूज़ पे तो स्पेसिफिक डोनेशन। क्लियर है? स्पेशल रिसिप्ट्स क्या है? देखो भैया, कई बार जो है कोई छोटा मोटा पार्टी होता है तो लोग उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है। छोटा मोटा पार्टी, कोई एनुअल डिनर हो गया और कुछ हुआ, तो जब उस चीज़ के लिए पैसा आता है तो कहता है स्पेशल रिसिप्ट। लीगेसीज क्या है? मरते वक्त कई लोगों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, बीवी नहीं है, पति नहीं है, बच्चा नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा होता कई 125 करोड़ की आबादी में कोई ना कोई तो होगा, ऐसा कि नहीं होगा? बताओ। मानते हैं रेयर है, लेकिन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ऐसा लोग क्या करता है, चाहे ऐसा लोग छोड़ो, कई बार क्या होता है, मरते वक्त जब किसी का कोई नहीं होता है तो मरते वक्त वो लोग ऐसे वर्बली मुंह से बोल देता है या अपने वकील से एक विल बना देता है कि जो है मरते वक्त मेरे फलाना NGO को मेरा पैसा दान दे देना, किसी फलाना NGO को मेरा टोटल संपत्ति दान में दे देना। तो जब NGO को, NPO को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जब ऐसा कोई पैसा मिलता है जो कि आदमी मरते वक्त उसके नाम करके गया है, उसको दे के गया है या बोल करके गया है, ऐसा संपत्ति, ऐसा पैसा लीगेसीज कहलाता है। तकलीफ हो गया क्या समझने में? कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। मरते वक्त कोई पैसा NPO को दान में मिला तो वो पैसा NPO के लिए लीगेसीज कहलाएगा। इंडोमेंट फंड क्या है? देखो ज़रा, इंडोमेंट फंड में जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इंडोमेंट फंड क्या है? जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, ये जगह छोड़े ही हम लोग इसीलिए थे। देखो यहाँ पे समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी NPO को 100 रुपया दान में दिए, 100 रुपया, और इस 100 रुपया के लिए हम
ये नहीं बताए हैं कि इस पैसे को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, हम कुछ नहीं बताए हैं। तो एनपीओ के लिए ये 100 रुपये क्या हो गया, एनपीओ के लिए ये 100 रुपया जस्ट लाइक एक जनरल डोनेशन हो गया कि भाई कुछ भी करो। कुछ भी का मतलब डिस्क्लेमर दे रहे हैं, कुछ भी का मतलब स्मगलिंग, ड्रग्स बेचना, ये सब नहीं, उसी उद्देश्य के लिए यूज़ किया जा सकता है जिस उद्देश्य के लिए इस एनपीओ का गठन हुआ है। क्लियर हो गया। तो अगर हम 100 रुपया किसी एनपीओ को दान में दिए हैं और उसका यूज़ नहीं बताए हैं तो ये हो गया जनरल डोनेशन। लेकिन कई बार ऐसा हम करेंगे, ऐसा कर सकते हैं कि ये 100 रुपया अगर कहीं इन्वेस्ट किया गया है तो इस 100 रुपया में 10 रुपया का कमाई हुआ है। यानी अगर एनपीओ इस 100 रुपया को कहीं इन्वेस्ट कर दे या किसी और काम में ले ले जिससे कि 10-20 रुपया या जो भी पैसा कहो अगर कमाई हो गया, और इस पैसे से होने वाली कमाई के लिए, दोबारा सुनिए, इस 100 रुपये पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इस 100 रुपये से होने वाली कमाई यानी कि ये 10 रुपये पे अगर मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई 100 रुपया तो कहीं भी यूज करो, लेकिन इस 100 रुपये से जो 10 रुपया तुम कमाने वाले हो या कमाओगे, उस 10 रुपया को इस फलाने काम में ही यूज़ करना। जब ऐसे रेस्ट्रिक्शन के साथ पैसा दिया जाता है कि भाई फंड तो कहीं भी यूज़ कर लो, लेकिन अर्निंग ऑफ फंड को किसी निश्चित जगह ही यूज़ करना या किसी निश्चित तरीके से ही यूज़ करना, तो ये 100 रुपया क्या कहलाएगा मालूम है? ये 100 रुपया कहलाएगा इंडोमेंट फंड। यानी फंड पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फंड से जो अर्निंग हुआ उसके यूज़ पे रेस्ट्रिक्शन है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया तो क्या इसको मिटा देते हैं। अब ज़रा देखो, ये जगह छोड़ने का एक और भी काम था, एक और भी पर्पस था कि देखो यहाँ से जो भी चीज़ लिखा हुआ है ये सब में कुछ समझाने वाला नहीं है। मेंटेनेंस एक्सपेंस है, म्यूनिसिपल टैक्स है, सैलरी है, रेंट है, ऑडिट फीस है। एनपीओ का भी ऑडिट होता है, हाँ एनपीओ का भी ऑडिट होता है। अगर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टर्नओवर होता है तो एनपीओ का भी ऑडिट होता है, ठीक। तो ये सब समझने वाला बात नहीं है, ये एक पॉइंट समझने वाला है बाई ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर कोई सरकारी हॉस्पिटल है या और भी कुछ है, जहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई सीनियर, उसी फील्ड से जुड़े हुए सीनियर या कोई और गेस्ट आते हैं, छोटा मोटा लेक्चर लेते हैं, साल में एक आधा बार आते हैं, छोटा मोटा लेक्चर लेते हैं, चले जाते हैं। तो अगर वो पैसा सामने से डिमांड नहीं करते हैं तो क्या एकदम हम लोगों को लीचड़ बन जाना चाहिए कि 1 रुपया उनको नहीं देंगे? अरे शगुन के नाम पे कुछ तो देंगे ना, इन्वेलप में कुछ तो 11 रुपया, 1100, 5600, कुछ भी छोटा मोटा पैसा तो देंगे ना उस गेस्ट के अपीयरेंस के लिए। जब ऐसा पैसा किसी के ऑनर में दिया जाता है, जनरली वो पैसा जिसके लिए सामने वाला हमको चार्ज तो कर सकता था, लेकिन चार्ज किया नहीं, हम अपने खुशी से, अपने स्वेच्छा से, वॉलंटरीली वो पैसा किसी को दिए उनके ऑनर में, तो ऐसा पैसा ऑनरेरियम कहलाता है। बस। और हमने क्या बताया था कि सावधानी रखना कि कोई सावधानी नहीं रखना। जितना पैसा दोगे इधर आ जाएगा, ठीक है? जितना पैसा दोगे इधर आ जाएगा, जितना पैसा आएगा इधर आ जाएगा। सबको लिख दो, पिछले साल का हो, इस साल का हो, आने वाले साल का हो, टोटल लिख दो। कैपिटल हो, रिवेन्यू हो, डेफर्ड हो, कुछ भी हो, सब लिख दो, टोटल एकदम कुछ नहीं छोड़ना। सब लिखने के बाद में ओपनिंग भी यहाँ पे लिखना है, ओपनिंग से ही शुरुआत करना है और उसके बाद में इसको टोटल कर देना, मतलब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल देना। लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। जैसे ही ये लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तुम्हारा हो गया समाप्त। अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में क्वेश्चन बता देंगे, या कोई हार्ड क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करके बताइए, हम वो बता देते हैं। और कुछ भी अगर वीडियो से सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हैं, हाँ सब ऑप्शन है। मेरा नाम है आयुष मोदी, आप देख रहे थे यूनिक लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।